नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और देश न्यूज के खास कार्यक्रम में मैं सूरज पाठक आपका स्वागत करता हूं। हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आज हम बात करने वाले हैं सज्जन या दुर्जन। दरअसल मामला मुंबई का है और मुंबई पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार 30 वर्षीय एक महिला डॉक्टर ने एक प्रमुख उद्योगपति पर पिछले साल उनके साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। जुहू की निवासी एक डॉक्टर ने बांद्रा कुर्ला पुलिस स्टेशन में एक प्रमुख औद्योगिक समूह के 64 वर्षीय बिजनेस प्रमुख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एफआईआर के अनुसार पीड़िता का परिचय उद्योगपति से 8 अक्टूबर 2021 को कोविड महामारी के दौरान दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स के अंदर एक आईपीएल मैच में हुआ था। उसके बाद व्हाट्सएप पर चैट शुरू हो गई। दिसंबर 2021 में महिला एक कार्यक्रम के लिए जयपुर गई थी, जहां उसकी दोबारा आरोपी से मुलाकात हुई और उनके बीच बातचीत हुई। फिर उसने कथित तौर पर उनके साथ सहज होने की कोशिश की। उसने बेब या बेबी जैसे शब्दों से बुलाया और सार्वजनिक स्थान पर मिलने के उसके सुझाव के बावजूद एक होटल में मिलने पर जोर दिया। उद्योगपति ने उसे होटल के कमरे में पूरी गोपनीयता का आश्वासन दिया और यहां तक कि निजी उपयोग के लिए अपने क्रेडिट कार्ड भी पेश किए, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 24 दिसंबर 2021 को उद्योगपति ने उनके नाम पर बांद्रा पश्चिम में एक 5 स्टार होटल में एक स्वीट बुक किया। वे मिले और उन्होंने कथित तौर पर अपनी वैवाहिक समस्याओं को साझा किया। फिर उन्होंने कथित तौर पर पीड़िता को गले लगाया और उसे किस करने का प्रयास किया, लेकिन उसने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने उससे अपनी आकर्षक तस्वीरें भेजने के लिए कहा। उसने नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने बंगला, कार और व्यवसाय में मदद की पेशकश का लालच भी दिया। जब उसने अपने रिश्ते को पंजीकृत विवाह के साथ कानूनी बनाने की मांग की, तो उसने कथित तौर पर सामाजिक मानदंडों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया, लेकिन प्रस्तावित किया कि वे विदेश में पति और पत्नी के रूप में रह सकते हैं। लेकिन महिला ने इस बात से इनकार कर दिया। बीकेसी में अपने कार्यालय में कुछ और बैठकों के बाद उद्योगपति ने कथित तौर पर उसे अपने कार्यालय के बाथरूम में ओरल सेक्स करने के लिए भी मजबूर किया। महिला डॉक्टर ने कहा कि वह उसके आचरण से आहत हुई थी। यौन शोषण के कारण उसे बहुत मानसिक और भावनात्मक पीड़ा हुई है, जिसके चलते उसे फरवरी में शिकायत दर्ज करानी पड़ी, जिसके बाद आरोपी ने उसे मामला वापस लेने के लिए पैसे की पेशकश भी की और हतोत्साहित करने का प्रयास किया। देश के बड़े उद्योगपति सज्जन जिंदल पर महिला डॉक्टर ने रेप के आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर मुंबई के बीकेसी पुलिस स्टेशन में उद्योगपति के खिलाफ धारा 376, 504 और 354 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, न ही पूछताछ के लिए किसी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। महिला का कहना है कि वह जिंदल से विदेश में एक क्रिकेट मैच के दौरान मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच बात होने लगी। दोनों की मुलाकात बढ़ने लगी। फिर शादी का झांसा देकर जिंदल ने नजदीकियां बढ़ाई और फिर उसे 24 जनवरी 2022 को मुंबई के बीकेसी स्थित जेएसडब्ल्यू के ऑफिस में पेंट हाउस दिखाने के बहाने बुलाया, जहां उसके साथ बलात्कार किया गया। जिसके बाद महिला ने इस संदर्भ में इसी साल फरवरी के माह में बीकेसी पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। जिसके बाद महिला ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इस आदेश के बाद पुलिस ने धारा 376, धारा 504 और धारा 354 के तहत एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि सज्जन जिंदल की तरफ से उसे धमकियां भी मिल रही हैं। साथ ही शिकायत वापस लेने के लिए पैसे का लालच भी दिया जा रहा है। महिला का कहना है कि सज्जन जिंदल ने उसे बताया कि उसकी पत्नी के साथ, सज्जन जिंदल का उनकी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन बच्चों और समाज की वजह से वो पत्नी के साथ हैं। पत्नी से अच्छे रिलेशन नहीं होने की वजह से उन्हें प्यार नहीं मिल पाता। इसके बाद ही दोनों के बीच बातें शुरू हुई। जिंदल ने उसे अपने भाई को उसके संपर्क में रहने के लिए कहा था। जो पीड़ित महिला है, उसके भाई को जिंदल के संपर्क में रहने के लिए कहा था। पीड़िता ने कहा कि इसके बाद जिंदल मैसेज में कहने लगा कि वो मुझ में बहुत इंटरेस्टेड है
और किसकी इमोजी भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जिंदल ने पीड़ित को शादी का झांसा देकर नजदीकियां बढ़ाईं और उसके साथ बीकेसी स्थित अपने दफ्तर में जबरन यौन शोषण किया। उद्योगपति सज्जन जिंदल ने अपने ऊपर लगे छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि ये आरोप झूठे और निराधार हैं। सज्जन जिंदल ने कहा है कि मामले में जांच जारी है, इसलिए वह इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी के प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल ने अपने ऊपर लगे छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोप को सिरे से नकार दिया है। उद्योगपति की ओर से जारी एक बयान में इन आरोपों का खंडन किया गया है। बयान के मुताबिक जिंदल ने आरोपों से इंकार करते हुए उन्हें झूठा बताया है। वह पूरी जांच में सहयोग करने के लिए भी कह रहे हैं कि प्रतिबद्ध हैं, जांच में सहयोग करेंगे। चूंकि जांच जारी है, इसलिए ज्यादा बातें उन्होंने नहीं कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि परिवार की सम्मान के लिए गोपनीयता रखी जाए, लेकिन हाल ही में जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी के प्रबंध निदेशक पर एक महिला से छेड़छाड़ और दुष्कर्म का जो आरोप लगा है, इस मामले में जिंदल के खिलाफ मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार सज्जन जिंदल की मुलाकात इस महिला से 2021 में आईपीएल मैच देखने के दौरान वीआईपी बॉक्स में हुई थी। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में घटना के बारे में बताते हुए आरोप लगाया कि 24 जनवरी 2022 को बीकेसी स्थित जेएसडब्ल्यू स्टील कार्यालय के पेंट हाउस में उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई और उसने इस साल फरवरी में बीकेसी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन शिकायत दर्ज कराने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसे जिंदल से धमकियां मिल रही थीं कि पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिकायतकर्ता ने अपने बयान में कहा है कि अक्टूबर 2021 में वह वीआईपी बॉक्स में आईपीएल मैच देख रही थी। उसी समय उनकी मुलाकात सज्जन जिंदल से हुई और वे एक दूसरे से परिचित हुए। महिला ने आरोप लगाया है कि वह जिंदल से 2021 में दुबई में क्रिकेट मैच के दौरान मिली। अपनी शिकायत में महिला ने उल्लेख किया कि बाद में कई बार मिले और आरोप लगाया कि जिंदल ने कथित तौर पर उनसे शादी करने का वादा किया और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल ने मुंबई की महिला के द्वारा उन पर लगाए आरोपों से हालांकि इंकार तो किया है और आधिकारिक बयान भी जारी किया है। उद्योगपति की तरफ से जो बयान है उसमें सज्जन जिंदल जो है वो कह रहे हैं कि ये आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। यहाँ एक बात जरूर सामने आती है कि इस महिला ने जो आरोप लगाया है कि जिंदल से 2021 में क्रिकेट मैच के दौरान मिली। महिला ने उल्लेख किया कि बाद में कई बार मिले और शादी का वादा किया, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया गया। फरवरी में पुलिस के पास वह महिला जाती है। उस समय उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। फिर उसने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट के आदेश पर 13 दिसंबर को मुंबई के बीकेसी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 जो दुष्कर्म के लिए है और 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए और 506 आपराधिक धमकी के लिए जो धारा है उसके तहत प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की गई है। और यह जो मामला है अब तूल पकड़ चुका है। महिला के वकीलों के द्वारा मुंबई पुलिस ने शिकायत जो की गई थी साल भर लटकाया गया। फरवरी में वह महिला गई थी पुलिस के पास, लेकिन 13 दिसंबर को हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की जा सकी है। इससे पहले महिला को कभी इस थाने कभी उस थाने घुमाया जा रहा था, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। देश का कानून क्या कहता है? महिला पीड़ित है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए उसने गुहार लगाई, लेकिन महिला यहाँ वहाँ भटकती रही। जब तक न्यायालय नहीं गई तब तक उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। क्यों देर हुई और कानूनी पक्ष क्या है, हम जानेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता रेखा जैन जी स्टूडियो में मौजूद हैं कि इसका कानूनी पक्ष क्या है, हम उनसे चर्चा करेंगे। रेखा जैन जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। रेखा जी, हम बात कर रहे हैं सज्जन जिंदल के मामले की। जो बात सामने आई है कि वह जो 30 वर्षीय महिला है, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सज्जन जिंदल जो बड़े उद्योगपति हैं, दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी उनकी है, उन पर आरोप लगाए हैं। एफआईआर के लिए वो फरवरी में गई, उन्होंने पुलिस को शिकायत की कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये घटना हुई है, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। क्या यदि कोई महिला शिकायत दर्ज कराने जाती है तो पुलिस उसकी एफआईआर ना लिखे, ऐसा कोई प्रावधान है क्या? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
जब ये अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए गई थी तो पुलिस को इनकी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। बाकी और इसके बाद जो तहकीकात करना वो होता, उस टाइम उनको एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था करना। और दूसरी बात, इनके पास और भी ऑप्शन थे, ये जबकि पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं तो ये इसके लिए एक एनजीओ भी है, बाकी महिला आयोग है, महिला थाना है, वहाँ पे भी जाके ये अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती थी जी। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे अगर नहीं हो रहा है तो वो तो बात का ऑप्शन होता है, पर तुरंत त्वरित जाके बाकी 3-4 ऑप्शन और रहते हैं, वहाँ पे जाके अपनी ये मामला दर्ज करा जा सकती थी और मामला इनका दर्ज होता अवश्य। एक बात और आ जाती है कि थाने गई, बीकेसी थाने गई, वहाँ शिकायत की तो वहाँ से कहा गया कि आप उस थाने जाओ, आप उस थाने जाओ, यहाँ भटकाया गया। और लंबे अरसे के बाद में जब उनके जो वकील हैं वो कोर्ट गए तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर लिखी गई, लेकिन एफआईआर लिखे जाने के बाद भी लगभग 1 सप्ताह बीत चुका है और अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है संदिग्ध की, जिसे आरोपी बनाया गया है, जिस पर आरोप लगे हैं। तो यदि जो बात सामने आती है कि आरोपी है तो उसे पूछताछ के लिए तक नहीं बुलाया गया है अभी तक, तो ये देश का कानून क्या कहता है कि इस तरह के मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए, पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए, पुलिस को क्या करना चाहिए? एफआईआर दर्ज न्यायालय के आदेश हुआ है, माननीय न्यायालय का, तो उसका आदेश का पालन करना चाहिए पुलिस को, थाने को, और मुलजिम है जो उसे अरेस्ट करना चाहिए और इसके बाद जो कार्रवाई है वो कार्रवाई पूरी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यदि एफआईआर नहीं की जा रही है तो क्या जांच में समय लग रहा है? पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही यदि कानून है गिरफ्तारी? पुलिस की कार्यप्रणाली पे प्रश्न तो नहीं, मतलब कह सकते हैं वो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब जांच पड़ताल पूरी करते हैं, वो प्रॉपर मिलना हो जाता है तभी होता है। और वैसे ये एडल्ट हैं, डॉक्टर हैं, 30 ईयर की हैं, तो जब फर्स्ट बार ही इन्होंने आरोपी ने इनको परेशान किया था, ये जो भी मैसेज वगैरह किए थे, तभी ये उसके ऊपर आपत्ति उठा लेते तो शायद ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। सही कहा आपने कि ये चीज़ पहली बार अगर हो जाती है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहे हैं, मेरे 2 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो कि यदि इस तरह के जो मामले आते हैं जिसमें 376 का मामला दर्ज होता है, 354 का मामला दर्ज होता है, कि इसमें सजा का क्या प्रावधान है यदि इस तरह के मामलों में अगर ये इसमें अगर ये दोषी पाया जाता है तो इसमें 7 साल की सजा है और संदिग्ध होता है तो मतलब इनको लाइफ टाइम की भी कारावास हो सकती है। ये तो सजा का प्रावधान। एक तरफ जहां हम बात कर रहे हैं कि अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला सुरक्षा को लेकर के और महिलाओं के प्रति जो इस तरह के मामले सामने आते हैं उसको लेकर सदन में भी बात की है। कानून और सख्त होते जा रहा है, उसके बावजूद यदि कोई रसूखदार है तो वो इन चीज़ों से बच जाते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती। तो कानून तो है, सबसे पहले तो हम चाहेंगे दर्शकों को बताएं कि इसमें कानून क्या है ताकि उनको जानकारी हो और उनको कानूनी क्या अधिकार मिले हैं पीड़िता को। देखिए, सबसे पहले तो यह आएगा कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्हें जब पीड़िता उनके पास जाते हैं अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए या अपनी प्रॉब्लम बताती हैं तो उन्हें उनकी प्रॉब्लम को सुनना चाहिए तरीके से और उसके ऊपर कार्रवाई भी करना चाहिए। अगर कोई थाना या पुलिस उस चीज़ को इग्नोर करता है, ध्यान नहीं देता है, तो ये उसकी ज़बरदस्त लापरवाही है। उस पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता। उनकी ड्यूटी है भाई, वो किस बात की सैलरी ले रहे हैं? जो पीड़ित है या परेशान व्यक्ति है तो वो आया वहाँ पे, तो जब ही आता है व्यक्ति जब कोई जबरदस्त परेशान हो जाता है तो उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सुनना चाहिए और उसकी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और उसके मदद भी करनी चाहिए और उसको सही गाइडलाइन भी करना चाहिए। अब यहाँ एक बात आती है कि ठीक है, जैसे आपने कहा कि गिरफ्तारी होना चाहिए इसमें और पीड़िता को सहयोग भी करना चाहिए, लेकिन मजबूरी हो गई जब पुलिस ने नहीं सुना, तब पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तो न्यायालय में अपनी बात रखी होगी वकीलों के माध्यम से, और जब न्यायालय ने आदेश दे दिया एफआईआर करने का, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी ना होना, क्या यह न्यायालय की अवमानना माना जाएगा? बिल्कुल, न्यायालय अमानत तो हो ही रहा है। अब जैसे एफआईआर दर्ज होती ये तो फिर एसपी डीएसपी आगे भी उनके लिए कंप्लेन कर सकती थी कि भाई हमारा एफआईआर कराने के लिए हम गए थे तो वो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर से आदेश होगा तो नेचुरली वो करेंगे ही, नहीं तो फिर ऐसे पुलिस थाना बंदे को वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाएगा। यदि संदिग्ध की या आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या ये भी संभावना है कि यदि वो, चूंकि मामला दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उसको पता भी चल गया है, पूरे देश में विदेशों में भी इस बात को लेकर चर्चा है, तो ये भी हो सकता है कि वो साक्ष्य को खुर्द-बुर्द कर सके? बिल्कुल, इसलिए त्वरित उसकी एफआईआर करके उसको गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। आरोपी की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है और जिस तरह से
रेखा जंजी ने बताया कि ये चीज़ें हैं, पीड़िता को यदि सबसे पहले तो वहीं जब पीड़िता थाने पहुंची थी तब एफआईआर हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई थी जब तक कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिए। कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, तब जाकर के वो चीज़ें सामने आई। रेखा जंजी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को कानून की जानकारी देने के लिए। और जो बात सामने आ रही कि देश के जाने माने कारोबारी JSW समूह के प्रमुख सज्जन जिंदल के खिलाफ एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया है। शिकायत करने वाली महिला के मुताबिक रेप की घटना का मामला 24 जनवरी 2022 का है। चूंकि आरोपी बड़ा बिजनेसमैन है, तो महिला ने कई सारी डर शंकाओं को जीतने के बाद और अपने परिवार से हिम्मत हासिल करने के बाद फरवरी 2022 में पुलिस से शिकायत की। तब से यह मामला तकरीबन साल भर लटका रहा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। महिला के मुताबिक इस दौरान सज्जन सिंह जिंदल ने अपनी गलत हरकत की शिकायत से छुटकारा पाने के लिए मुआवजा देकर मामला रफा दफा करना चाहा और शिकायत को वापस लेने के लिए कहा, मगर महिला इस बात पर राजी नहीं हुई। महिला के वकीलों के मुताबिक पुलिस के मामले को दबाने के प्रयास के बीच महिला ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 5 दिसंबर 2023 को महिला ने कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की और कोर्ट के आदेश पर 13 दिसंबर को जिंदल के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तो आखिर सज्जन जिंदल है कौन? क्या पैसे की ताकत के कारण अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सज्जन जिंदल कई मौकों पर खुलेआम इस तरीके से वाहवाही करते आए हैं, जो वाहवाही कम और चापलूसी ज्यादा लगती है। ये पक्ष भी जान लेते हैं। जिंदल साउथ वेस्ट स्टील लिमिटेड यानी JSW लिमिटेड इस्पात और स्टील बनाने और बेचने के कारोबार में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। सज्जन जिंदल इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इस कंपनी को सज्जन जिंदल का पारिवारिक कारोबार माना जाता है। इनके पिता ओम प्रकाश जिंदल एक बड़े कारोबारी थे। साथ ही साथ हरियाणा की हिसार विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर लगातार 3 बार विधायक भी रहे। 2005 में हरियाणा सरकार में ऊर्जा मंत्रालय का पदभार भी संभाला और 2005 में एक दुर्घटना में ओम प्रकाश जिंदल की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनकी पत्नी यानी सज्जन जिंदल की मां सावित्री जिंदल हिसार विधानसभा से विधायक चुनकर हरियाणा विधानसभा में भेजी गई और 2009 में भी हरियाणा की हिसार विधानसभा से इन्होंने चुनाव जीता। यह भी हरियाणा की कांग्रेस सरकार में एक बार मंत्री रह चुकी हैं। सावित्री जिंदल फोर्ब्स के मुताबिक भारत की सबसे अमीर महिला हैं। सज्जन जिंदल के माता पिता ही नहीं बल्कि उनके भाई नवीन जिंदल भी बड़े कारोबारी हैं। इसके साथ ही 14वीं और 15वीं लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। जिंदल परिवार की टोटल नेट वर्थ तकरीबन $22 मिलियन है, यानी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस पारिवारिक कारोबार की ज्यादातर संपत्ति सज्जन जिंदल संभालते हैं। जहां सज्जन जिंदल के परिजन कांग्रेसी रहे हैं, वहीं खुद सज्जन जिंदल प्रधानमंत्री के बड़े फैन नजर आते हैं। प्रधानमंत्री की बड़ाई करते हुए तो सज्जन जिंदल उस सीमा तक पहुंच जाते हैं जहां वो बड़ाई चापलूसी तक पहुंच जाती है। उद्योगपति नारायण मूर्ति का कहना है कि नौजवानों को हफ्ते भर में 70 घंटे काम करना चाहिए, तो सज्जन जिंदल ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि नौजवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए कि हर दिन 14 से 16 घंटे काम करते रहे। हफ्ते भर की बात है, लगभग 1 सप्ताह पहले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सज्जन जिंदल ने प्रधानमंत्री की ऐसी वाहवाही की जो तारीफ कम और चापलूसी ज्यादा नजर आ रही थी। हाथ में एक पर्चा लेकर जबरदस्ती हिंदी पढ़ते हुए सज्जन जिंदल ने कहा कि हम सब प्रधानमंत्री को युग पुरुष मानते हैं। उन्होंने हमारे देश की काया पलट दी है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कमान संभाली थी, तब भारत की जीडीपी $2 ट्रिलियन के आसपास थी और अब यह बढ़कर $4 ट्रिलियन होने जा रही है। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। यह सब केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का कमाल है। उन्होंने कहा कि हम सब इतनी तेजी से बढ़ पा रहे हैं कि यह केवल नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। यह हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आने वाले समय में हमारी पीढ़ी अचंभित होगी कि किसी समय में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश का इतना काया पलट कर दिया था। ये सज्जन जिंदल का भाषण है। उन्होंने ये भी कहा कि आप ही सोचकर बताइए कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आमदनी मुश्किल से 15 से 16 हजार रुपए हो और करीबन 90% काम करने वाले आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती हो और महीने में 10 हजार रुपए भी ढंग से नहीं कमा पाती हो, 81 करोड़ लोगों को 2 वक्त का मुफ्त अनाज देना पड़ता हो ताकि वह अपनी जिंदगी काट पाए, श्रम बल भागीदारी लगभग 40% के आसपास बनी है, काम ढूंढने निकले तो 10 में से 6 लोगों को काम नहीं मिल पाता हो,
यानी भीषण बेरोजगारी हो, काम के नाम पर मेहनताना ऐसा मिलता है कि शोषण लगे। उस देश के जाने माने कारोबारी अगर प्रधानमंत्री की इस तरीके से चरण वंदना करने लगें तो आप क्या कहेंगे? शायद यही कहेंगे कि या तो इस व्यक्ति के पास ऐसी दिव्य दृष्टि है कि केवल यही सच देख पा रहा है, या प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है उसके धागे गलत नीयत से जुड़े हुए हैं। सज्जन जिंदल के खिलाफ 13 दिसंबर को मुंबई के एक थाने में रेप का आरोप दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक कथित घटना जनवरी 2022 में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के JSW मुख्यालय के ऊपर बने पेंट हाउस में हुई थी। शिकायतकर्ता ने FIR में जबरन ओरल सेक्स का मामला भी दर्ज कराया है। बताया गया कि इस साल फरवरी में ही शिकायतकर्ता ने पुलिस थाने में शिकायत की, मगर पुलिस ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया और मामला लटका रहा। शिकायतकर्ता के वकील रिजवान मर्चेंट और गायत्री गोखले के जरिए मुंबई हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई। इस पर सुनवाई में पुलिस ने 2 जजों की पीठ को आश्वासन दिया कि अगर महिला अगले दिन अपना बयान दर्ज कराने के लिए थाने आएगी तो वे शिकायत पर कार्रवाई करेंगे। इसके बाद पुलिस ने 13 दिसंबर को जिंदल के खिलाफ मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स VKC थाने में IPC की धारा 376, 354 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। अपनी विस्तृत शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके भाई जो दुबई में एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, उनके जरिए जिंदल के संपर्क में आई थी। शिकायत के अनुसार महिला के भाई के साथ जिंदल का कथित तौर पर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम है। उन्होंने बताया कि जिंदल से पहली मुलाकात अक्टूबर 2021 में हुई थी। हालांकि गिरफ्तारी न करना धारा 18 का उल्लंघन भी माना जा रहा है कि SOP की जो धारा है उसका भी उल्लंघन है। अब देखना है कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या सज्जन जिंदल की गिरफ्तारी होगी, और जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि सज्जन दुर्जन है या सज्जन है, क्या विवेचना होती है, क्या छानबीन सामने आती है, न्यायालय के संज्ञान में पूरा मामला। अब देखना है कि महिला के आरोपों में कितनी सच्चाई है और जो सज्जन जिंदल कह रहे हैं कि आरोप निराधार है, इसमें कितनी सच्चाई है, देखना दिलचस्प होगा। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।